नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भूगोल को लिया था। आइए अर्थशास्त्र को करते हैं। किसी देश के विकास के 3 संकेतक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही क्वेश्चन देखिए, विकास के कितने संकेतक हैं? 3। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य। यदि इसको याद करना चाहते हैं तो SSP करके याद कर लीजिए, है ना, पर कैपिटल इनकम। साक्षरता दर, दूसरे एस से स्वास्थ्य और तीसरे या P प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे देश की जनसंख्या, है ना, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही है, चाहे प्रति व्यक्ति आय आएगा चाहे राष्ट्रीय आएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग या कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपके में प्रश्न इस प्रकार से आएगा, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र बताइए। तो सूत्र है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि राष्ट्रीय आय का सूत्र बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय को हटाया और राष्ट्रीय आय बराबर आय कुल जनसंख्या ऐसे लिखाते हैं। ऐसे नहीं लिखना है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है अपनी किताब में और राष्ट्रीय आय का कोई सूत्र नहीं है, उसकी परिभाषा लिख कर आइएगा। विकास की तुलना का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। SDI का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न आते हैं। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। SDI के मुख्य घटक क्या हैं? आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। प्रश्न इस प्रकार से आता है इसका कि बच्चों ये जो मैंने आपको प्रश्न दिया है एक शब्द वाक्य में, तो इसमें से बहुविकल्पीय भी, सत्य सत्य की बात करें वो भी, आपकी जोड़ियाँ भी, सब आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, एक शब्द वाक्य भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपका जो 30 नंबर का पोर्शन है वो पूरा कवर हो रहा है। प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि कौन सा नहीं है। अगर आपको तीनों याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। भारत किस आय वर्ग में आता है? मध्यम आय वर्ग में। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1000 बच्चों पे मरने वाले बच्चों का अनुपात। अब बच्चों ये बताइए कि वहाँ 100 आ जाता है, 10,000 आ जाता है तो आप निशान नहीं लगा पाते। तो 1000 का डाटा याद रखना, चाहे शिशु मृत्यु दर में हो चाहे जन्म दर में हो। भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भूगर्भ जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। नवीकरणीय ये मैंने आपको भूगोल में भी समझाया था। अब आप मुझे यहाँ बताइए, नवीकरण कौन कौन से संसाधन है? विकास का आधार क्या है? आर्थिक प्रगति। मानव विकास सूचकांक किससे संबंधित है? जीवन स्तर से संबंधित है। कृषि किस क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं मैं बता देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं मछली पालन, सिंचाई, खनन, पशुपालन, जितनी भी कृषि से जुड़ी क्रियाएं हैं वो सब इसमें आएंगी। उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आएगा, है ना। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवाएं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सेवा, बैंकिंग, बीमा सेवा, ये सब आएगी तृतीय क्षेत्र में। उद्योग में द्वितीय क्षेत्र, है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीयक में। GDP का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? तृतीय क्षेत्र में आती हैं। छोटे प्रश्न को करेंगे। विकास का क्या अर्थ है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार को विकास कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उत्पादन करता है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? वे क्षेत्र जिसमें कच्चे माल से वस्तुएं बनाई जाती हैं। परिभाषा भी आती है उसके, माफ़ कीजिएगा, उसके उदाहरण भी आते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है? माफ़ करिएगा, वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है। GDP क्या बताता है? देश में एक वर्ष में उत्पन्न कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बताता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। संगठित क्षेत्र क्या होता है? सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्र संगठित क्षेत्र कहलाता है। और असंगठित इसका उल्टा हो जाएगा, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। संगठित क्षेत्र में अवकाश कैसा होता है? वेतन, वेतन मिलता है, सवेतन। संगठित क्षेत्र में सेवा के बदले क्या मिलता है? सेवा अनुदान मिलता है। बीमारी में मिलने वाला लाभ क्या कहलाता है? चिकित्सा लाभ।
बुढ़ापे में मिलने वाला धन क्या कहलाता है? पेंशन। रेलवे किस क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। डाकघर किस क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। वीडियो यदि लिखने का टाइम ना हो तो उसको 1 से 2 बार आप देख लें, है ना, फिर आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टिस्को किस क्षेत्र में आता है? ये एक निजी कंपनी है ना। टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर, झारखंड। रिलायंस किस क्षेत्र की कंपनी है? निजी क्षेत्र की। ठीक है। अब मुद्रा साख में से देखेंगे, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुद्रा के कार्य एक बार कर लीजिएगा। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा को मान्यता कौन देता है? सरकार मान्यता देती है। आरबीआई को अधिकार है उसको निर्गत करने का। भारत में नोट जारी कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक है। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। अलग अलग देशों में मुद्रा कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम। मैंने आपको बोला मुद्रा के कार्य एक बार करके जाइएगा। बैंक में जमा धन को क्या कहते हैं? मांग जमा कहते हैं। व्यवसाय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? धन जमा करना। बैंक का दूसरे मुख्य कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना, है ना। बैंक का एक तो धन जमा करती है, एक ऋण प्रदान करती है। अब विमुद्रीकरण, चलन मुद्रा को अमान्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कोई मुद्रा चलन में हो, जैसे आपको याद है ना 500 और 1000 के नोट एकदम से चलन से बाहर कर दिए गए थे, तो वो था विमुद्रीकरण, चलन से बाहर कर देना। भारत में 2016 में किन नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था? 500 और 1000। चेक का उपयोग किसके लिए होता है? स्थगित भुगतान के लिए। ऋणों के स्रोत क्या है? ऋण के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? बैंक और सहकारी समिति। अनौपचारिक आया था एग्जाम में, अनौपचारिक जैसे रिश्तेदार, मित्र, महाजन, साहूकार, ये अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक कौन सा है? साहूकार, व्यापारी और महाजन। औपचारिक क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये करेंगे। अनौपचारिक को कौन नियंत्रित करता है? कोई नहीं करता, कितनी भी ब्याज वो लगा देते हैं। स्व सहायता समूह, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का स्रोत क्या है? स्व सहायता समूह है। एक एसएचजी में कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20। एसएचजी के सदस्य क्या करते हैं? बचत करते हैं। एसएचजी के बचत का उपयोग किस में होता है? ऋण में होता है। अनौपचारिक ऋण पर ब्याज कैसी होती है? ऊंची होती है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? मोहम्मद यूनुस, है ना, उन्होंने ही स्थापना की थी। मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। अब वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण के आयाम कौन से हैं? सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। वैश्वीकरण क्या है? विश्व की एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था से एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की परिभाषा आप याद करके जाएंगे। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? एक से अधिक देशों में कार्य करने वाली कंपनी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम भी आपको याद करने हैं बच्चों। एमएनसी का पूरा नाम क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इनका कार्य क्या होता है? अधिक लाभ कमाना। उत्पादन लागत क्यों कम हो जाती है? लाभ बढ़ाने के लिए। विकासशील देशों में क्या सस्ता होता है? श्रम सस्ता होता है। स्थायी संपत्तियों पर खर्च क्या कहलाता है? यदि आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश कहलाता है। स्थायी संपत्तियों के उदाहरण क्या है? भूमि, भवन और मशीनरी। क्वेश्चन आता है कौन सी स्थायी संपत्ति है? विकास देशों में, विकासशील देशों में क्या प्रचुर होता है? निवेश और परिसंपत्तियाँ। वैश्वीकरण के प्रसार में सहायक क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। विश्व व्यापार संगठन का संक्षिप्त रूप क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है? 160। आयात पर कर को क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधन। अब उदारीकरण क्या है? व्यापार अवरोधन की हटाने की प्रक्रिया। भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। वैश्वीकरण कब आया? निजीकरण कब आया? ये सब 1991 में आए थे। नई आर्थिक नीति के प्रथम कदम को क्या कहते हैं? उदारीकरण। इम्पॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति का दूसरा कदम क्या है? निजीकरण। नई आर्थिक नीति का तीसरा कदम क्या है? वैश्वीकरण।
आयात कोटा क्या है? आयातित वस्तुओं की संख्या को सीमित करना। टाटा मोटर्स किस क्षेत्र से संबंधित है? मोटर गाड़ियों से संबंधित है। इन्फोसिस किस क्षेत्र की कंपनी है? आईटी क्षेत्र की कंपनी है। ये बच्चों इन्फोसिस का अधिकतर आप देखिएगा ये प्रश्न सही गलत में तो नहीं आता, जब कभी आता हो तो आता हो, लेकिन ये जोड़ियों में अधिकतर आता ही है। रन बैक्सी किससे संबंधित है? दवाइयों से। एशियन पेंट पेंट से। सुंदरम फाइनेंस टायर से। वैश्वीकरण का एक सकारात्मक परिणाम क्या है? रोजगार में वृद्धि। उपभोक्ता को वैश्वीकरण से क्या लाभ होता है? वस्तुओं के अधिक विकल्प होते हैं। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक परिणाम क्या है? लघु उद्योगों को हानि होती है ना। इसमें छोटे उत्पादकों को अधिकतर हानि होती है। वैश्वीकरण से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनिश्चित रोजगार। ये थे आपके अर्थशास्त्र के, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के प्रश्न उत्तर। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। इससे पहले हमने भूगोल किया, फिर अर्थशास्त्र किया, अब इतिहास की वीडियो के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।